गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम शुरुआत कर रहे हैं आज बायोडायवर्सिटी में सेकंड पार्ट की। जैसे कि मैंने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था बायोडायवर्सिटी के वो बेसिक पहलू जिसे जानना जरूरी था। शुरुआत में हमने उन चीजों को समझ लिया था। आज हम देखेंगे हॉट स्पॉट क्या होते हैं, होप स्पॉट क्या होते हैं, जानेंगे कि भारत में इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन की कौन सी साइट्स हैं। रेड डाटा बुक पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे बायोडायवर्सिटी का ये जो दूसरा पार्ट है। कल हमने पहला पार्ट कवर किया था। मुझे लगता है कि बायोडायवर्सिटी में अभी एक और क्लास लगेगा, पर रिवीजन काफी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा ताकि आपको सारे डायमेंशन भी समझ में आ जाएंगे। बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जैव विविधता पर कई बार सवाल बनते हैं, करंट के भी सवाल बनते हैं, कई बार ट्रेडिशनल सवाल भी बनते हैं। तो पहले तो मुझे जरा तेजी से कमेंट्स करते चलिएगा, मैं देखूं कितने लोग मेरे साथ रिवीजन सच में कर रहे हैं। कौन सी बायोडायवर्सिटी परिवर्तन को मेजर करती है अल्फा, बीटा और गामा में? तेजी से कमेंट करते चलिएगा। अल्फा, बीटा और गामा में कौन सी बायोडायवर्सिटी परिवर्तन को मेजर करती है, परिवर्तन को मापती है? विलन दुबे कह रहा है कि अल्फा। अल्फा नहीं बेटा, बीटा। इसलिए कल की क्लास को बढ़िया से रिवाइज करना चाहिए था। बीटा, बहुत बढ़िया। एक जाति के अंतर्गत मिलने वाली उपजातियां कौन सी बायोडायवर्सिटी कहलाती है? सब स्पीशीज अकर इन ए स्पीशीज इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी? तेजी से जरा कमेंट्स करते चलिए। देखूं मैं जरा कितने लोग सच में हमारे साथ चीजों को कवर कर पाते हैं। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी कह रहे हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया है? बायोडायवर्सिटी वर्ड किसने दिया था? जैव विविधता शब्द, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी नहीं, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता शब्द किनके द्वारा दिया गया है? अभी तक कितनी बार मास डिस्ट्रक्शन हो चुका है? प्रजातियां कितनी बार बड़ी संख्या में विलुप्त हुई है? कितनी बार, अभी तक कितनी बार मास डिस्ट्रक्शन हुआ है? बढ़िया। मास डिस्ट्रक्शन 5 बार, 5 बार हो चुका है। 6वीं बार अब मनुष्य के कारण हो रहा है। बायोडायवर्सिटी लॉस में कई कारक जिम्मेदार है, लेकिन अगर एक कारक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? बायोडायवर्सिटी लॉस में कई सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मानव जनित नहीं, मानव जनित में भी कई कारक है,
आवास का विखंडन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोग बिना पढ़ाई के बस भेड़ चाल चल रहे हैं। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है आपको सुनने में अच्छा लगता होगा कि यूपीएससी का एग्जाम आसान है, मैं आपको खुलकर बता दूं कि कोई आसान नहीं है। कई सारे मास्टर आप लोगों के साथ मजाक करते होंगे कि बस थोड़ा सा तो है, ये 4-5 चीजें पढ़ लो हो गया सिलेक्शन। नहीं होता है सिलेक्शन, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। पिछले 4-5 दिनों में हमारी ये जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट की कक्षाएं हुई है, जो भी 4वीं 5वीं चल रही होगी, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, उसे प्रॉपर तरीके से पढ़िए। और यूपीएससी नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतनी आसान नहीं रही है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, जिसमें युवाओं की आबादी जी भरकर है, और उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने दिमाग से भ्रम को निकाल दीजिए, अपने आप को देख लीजिए। और आज भी अगर तुम्हें लगता हो ना मेरी बातें सुनकर कि नहीं आज आईने में देखा और यकीन हुआ कि नहीं अपने से नहीं हो सकता है, तो छोड़ देना तैयारी, कोई काम धंधा शुरू करना, माता पिता की मदद करना। जिंदगी में 206 हड्डियां, 639 मसल, 15 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी ना कमा सके, इतनी भी कमजोरी नहीं आई हुई है। और अगर इतनी कमजोरी आई हुई है तो मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर केवल एक बोझिल जीवन जी रहे हो आप। छोटी छोटी बातें रिवाइज नहीं हो पा रही है, छोटी छोटी बातें याद नहीं हो पा रही है, कल की क्लास कल को ही खत्म नहीं कर पा रहे हैं कई लोग। 1.5 घंटे 1 घंटे का रिवीजन क्लास लेता हूं, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं। और जब भी क्लासेस नहीं होगा तो कई सारे लोग कमेंट्स करेंगे, सर आपने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। मेरे लाल, जितना कवर करा दिया है उतना अगर तुम क्षमता रखते हो ना, औकात रखते हो ना, उतना कवर कर लो यूट्यूब पर जितना मैंने कवर करा दिया है। क्योंकि मैं कोई करंट अफेयर का टॉपिक लेकर नहीं आ जाता हूं कि छोटी छोटी बातें, जो भी घटनाक्रम होगा कि चूहा मर गया एक खबर बना दी, बाघ मर गया उसकी दूसरी खबर बना दी, इस जगह पर ऐसा कांड हो गया फिर एक खबर बना दी, फिर मोदी जी का जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो रिस्टार्ट हो गया तो एक खबर बना दी। वो चलता है, मजे लेने के लिए चलता है, थोड़ा सा आप लोग भी सुन लेते, आपको भी पता चल जाता है, क्योंकि आजकल कोई न्यूज नहीं देखना चाहता है। लेकिन मेरी कक्षा यदि आपको करनी है और कंपटीशन की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा लीक से हटकर रहिए और प्रॉपर तरीके से चीजों को कवर करिए, सिलेबस को बढ़िया से पढ़िए और अपने एक एक सब्जेक्ट को कवर करते चलिए। ये सब बातें बंद करिए कि चूहा मर गया, एक बड़ी खबर आ गई भाई, चूहा मर गया, उस चूहे ने अद्भुत काम करके दिए थे। फिर एक जगह गिलहरी मर गई तो उस गिलहरी की एक खबर डाल देंगे। फिर उसी रूप में एक और खबर आ जाएगी कि मोदी जी का प्रॉम्प्टर रुक गया था, तो देखिए एक अद्भुत सी खबर है, आपको सुनकर अचरज लगेगा कि कितनी बड़ी खबर है। ये सब चलता है टाइम पास। और इसी कारण से यूपीएससी के फॉर्म भरने वाले 8 लाख विद्यार्थी हो गए हैं, लेकिन उस 8 लाख विद्यार्थी में ढंग से तैयारी करने वाले 80,000 विद्यार्थी भी नहीं है, 10% विद्यार्थी भी नहीं। वो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जब सब्जेक्ट पर आ जाते तो सब्जेक्ट में हवाएं उड़ जाती हैं। कई सारे लोग 2 से 3 क्लास के बाद ही रिटायरमेंट ले लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे गंदे लाल लालियों का कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। केवल इनका यही होने वाला है कि यूट्यूब पर 4 साल के बाद वो कहेंगे कि देखा मैंने कहा था यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होते। यूट्यूब की कक्षाओं से तो होते ही नहीं है। यूट्यूब के मास्टर केवल ये कवर करा देते हैं, आधा कवर करा देते हैं। अच्छी तरह से वीडियो बना लेना, टिकटॉक पे भी कुछ वीडियो डाल देना, हमारे भी कुछ कमेंट्स वाले वीडियो डाल देना कि देखो ये मास्टर ज्यादा हवाबाजी करता है, ये मास्टर ऐसा करता है। आजकल तो कई सारे लाल लालियों को मैं देखता हूं कि बस स्ट्रैटेजी चाहिए उनको, स्ट्रैटेजी उनको चाहिए, रणनीति कि सर कोई शॉर्टकट रणनीति। सीसेट की ऑफलाइन कक्षाएं ले रहा था मैं, तो किसी लाली ने या लाल ने कहा कि सर वो 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने की रणनीति। अरे भाई पहले सिलेबस कवर करो। कुछ लोगों के कमेंट्स आने लग गए हैं, प्लस वाले बच्चों के भी, कि सर वो उत्तरों को कैसे निकालते हैं उस पर एक वीडियो बना दीजिए। अरे उत्तरों को निकालने से पहले सिलेबस कवर करो मेरे लाल लालियों, पहले सिलेबस कवर करने के साथ साथ सब्जेक्ट को कवर करो और फिर हवाबाजी करेंगे कि कैसे 4 में से 1 उत्तर सही आएगा। ये जो जादुई दुनिया में तुम लोग जीवन यापन कर रहे हो ना, आपको मैं खुलकर बता दूं, दुनिया जादुई रही नहीं है, आपको केवल भ्रम हो रहा है
इसलिए थोड़ा सा वास्तविकताओं के धरातल पर अपने जीवन यापन को करिए। अपने आप को चेहरे में, आईने में एक बार देखकर पूछिए कि क्या सच में तुम्हारे अंदर वो कलेक्टर वाला चेहरा दिखता है? क्या तुम्हारे ऊपर वो एसपी की टोपी दिखती है? क्या तुम्हारे अंदर वो मेहनत वाले कैरेक्टर दिखते हैं? क्या तुम सच में उस ईमानदारी के साथ पढ़ने वाले व्यक्ति लगते हो? अगर नहीं जवाब आ रहा है तो काम धंधे पर लग जाइए और ना यूट्यूब का आनंद लेते चलिए और ना ही कोई काम, क्योंकि इस पृथ्वी पर ये यूट्यूब पर चलता ही रहेगा। ये जीवन ऐसे ही चलने वाला है। तो थोड़ा बदलाव करिए। मतलब एक कल की क्लास के कुछ पॉइंट पूछ रहा हूं, वो भी उत्तर नहीं आ पा रहे कई लोगों के। कितनी गंदी स्थिति हो चुकी है। और क्या बनना है मेरे लाल लाली को? कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है। उसके वीडियो में उसने 10-12 वीडियो डाल कर रखे हैं अपने हिस्ट्री में, जिसमें कई आईएएस लोगों के मोटिवेशनल वीडियो होंगे, कुछ मेरे वीडियो मोटिवेशनल होंगे। और पढ़ने के नाम पर वो पढ़ना कुछ नहीं चाहता है, पर वो चाहता है कि उसको शक्ति मिले, पावर मिले, बहुत बढ़िया नौकरी मिले और सरकार उसको सब कुछ दे दे। बस वो मेहनत नहीं करना चाहता है। मास्टर की कमजोर स्थिति होकर भी मास्टर कोशिश करता है कि भी शारीरिक रूप से कमजोर है, आवाज तो निकल सकती है, गले में दर्द है, फिर भी ट्राई कर रहे कि चलो कुछ तो पढ़ाकर आ जाएंगे। पर हमारे लाल लालियों को चाहिए कि कुछ जादुई चीज बताइए सर। 15 मिनट का कोई वीडियो बना दीजिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट जाने 15 मिनट में और खींच ले 25 सवाल। ऐसा कोई वीडियो डालिए तो देखिए सर 1 लाख लोग देखने हम आ जाएंगे। क्योंकि हमें जादुई चीजें पसंद है, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हमें ना अभी तक 12वीं में भी 2 साल तो हमें कोरोना ने पास करा दिया, ग्रेजुएशन के 2 साल भी निकल गए। मुझे लगता है यूपीएससी भी कोरोना में हमें निकाल देगी। ऐसी मनगढ़ंत विचारधारा जिनके दिमाग में है, वो अपने घर वालों को सूचित करे कि वो भ्रम ना पाले। बेचारे वो तुम पर भरोसा करते हैं, मुझे तो सच्चाइयां पता है, पर उनको लगता है कि मेरा लाल और लाली दुनिया से बहुत अलग है, बहुत मेहनती है, वो तो आईएएस बन के दिखाएगा। बट पेरेंट्स को क्या पता है कि लाल और लाली तो पड़ोसी को देखकर जिंदगी गुजार रही है और उसी के भरोसे जिंदगी के अगले कदम उठा रही है। उनको कहां पता है कि लाल और लालिया जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए यूट्यूब की कक्षाओं को देख रहे हैं। उनको बड़ा भरोसा है तुम पर, मेरा तो भरोसा मत मानो, लेकिन उन पर तो यकीन कर लो। वो तुम पर थोड़ा ज्यादा यकीन करते हैं, उनका यकीन तो मत तोड़ने दो। थोड़ा सा पढ़ लो मेरे लाल लालियो, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो और थोड़े कम कमेंट्स किया करो। कमेंट से कुछ नहीं होता है। तुम्हें लगता होगा कमेंट्स के बाद मेरा नाम स्क्रीन पर आ रहा है, फिर मैं कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर दिख रहा हूं। कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर दिखकर अगर हजारों विद्यार्थियों के नाम याद हो जाते ना, तो यूट्यूब में आजकल आप लोगों के पास कई सारे लोग आमंत्रण भेज देते कि महोदय आप YouTube पर लगातार नाम डालते रहते हैं, बताइए आप कब आएंगे हमारे घर पर, आपके लिए भोजन का प्रबंध कर दिया है। तो थोड़ा सा जमीनी स्तर पर आइए। कोई आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं है, ये सब दिमागी बीमारियां निकालिए और थोड़ा सा धरातल पर आइए, मेहनत के, ईमानदारी के। जहां आप कुछ करने की क्षमताएं रखते तो कर डालिए, और नहीं क्षमताएं है ना तो काम धंधा करो ना भाई, कुछ तो करो जिंदगी में। अब हो गया ना 60 साल 70 साल की जिंदगी में 20-22 साल पढ़ाई में चले गए, अगले 20-22 साल थोड़ा कमाई कर लेते, फिर अगले 20-22 साल बुढ़ापे में जाएंगे। बचा क्या है ऐसे भी फिर? तो अब आखिरी मौका मिला है ऊपर वाले की तरफ से, तो थोड़ा ताकत से पढ़ लीजिए। नहीं तो चला है जीवन ऐसे भी, तो 12-15 साल तो ऐसे भी निकाल दिए हम लोगों ने, जहां पर ना ढंग से कोई किताब पढ़ पाए, ना ढंग से कोई चीज सामने आ पाई। आइए जीवन पर वापस आते। थोड़ा रिवीजन प्रॉपर तरीके से करिएगा और क्लास के दौरान हटिएगा नहीं। और जो लोग क्लास को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, प्लीज आप अपने घर पर कोई भी कार्य करना शुरू कर दीजिए और अपने माता पिताओं की मदद करिए। क्योंकि पृथ्वी पर तुम लोगों ने 206 हड्डियों को इतना खाना खिला दिया है कि वे अपने लिए 2 रोटियां 2400 कैलोरी की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर गधे और घोड़े भी अगर आप देखोगे तो वह भी बहुत ही कम ऊर्जा को ग्रहण करके अपने लिए रोजी रोटी जमा कर लेते हैं। हम तो मानव की श्रेणी में है तो थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। आइए जीवन पर वापस लौटते हैं और चीजों को देख लेते हैं। आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का, ले लीजिएगा, काफी मिनिमम प्राइस में है। संडे के दिन कॉम्बैक्ट टेस्ट जरूर दीजिए।
इस टेस्ट को भी देने में तकलीफ आ रही है कई लोगों को। अगर तुम लोगों को इतनी ताकत है ना, कई लोग मेरे पास शिकायत करते, सर मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं आपकी क्लास करना चाहता हूं, तो मेरे लाल संडे के दिन इस टेस्ट को दे, अपनी औकात दिखा और टॉप 3 में आकर 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ले ले। टॉप 10 में आ जा तो इसमें कई सारे प्राइजेस होंगे, उसी को बेचकर सब्सक्रिप्शन ले लेना। अरे पर कुछ तो कर सकते हो ना। ये सब रोने रोने बंद कर दो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो संडे के दिन कॉम्बैक टेस्ट दीजिए, MK लाइव रिफर कोड यूज करके दे दीजिए। कोई पैसे थोड़ी मांग रहे टेस्ट देने के। कोशिश करिए जिस तरीके से अपनी तैयारी को मिनिमम कॉस्ट में कर सकते, सब कुछ अवेलेबल है। आज की दौर में बिना पैसों के IAS बना जा सकता है, बिना पैसों के, बिना 1 रुपए के कलेक्टर बना जा सकता है। खुद के अंदर गट्स होने चाहिए, खुद की औकात होनी चाहिए अपनी मेहनत को रंग देने की। बाकी तो बहाने बनाने वाले 10 में से 9 मिलेंगे। तुम्हें जिस दिन बहाने बनाने की आदतें छूटने लग जाए, समझ जाना कि सफलताओं की राह में पहला कदम निकल चुका है। और जितने बहाने बनाने की आदतें बन जाएं, समझ जाना कि फिर आपसे नहीं हो सकता है। कई सारे विद्यार्थी करते सर मुझसे रिवीजन नहीं हो पा रहा। भाई रिवीजन क्यों नहीं हो पा रहा है? जो कॉपी है उसको याद करना ही तो है। टारगेट दो अपने आप को, बताओ कि कितने दिनों में इसको कवर करना है। यह भी नहीं हो सकता है तो फिर क्या हो सकता है तुम लोगों से? इतना बड़ा शरीर लेकर घूमते हो केवल इसीलिए ताकि किसी को दिखा सको शरीर को। कुछ तो बदलाव लाओ, कुछ तो मेहनत कर सको, कुछ तो अपने अंदर का डेडिकेशन जगाओ। और एक बार तो अपने आप को 1 साल के लिए ईमानदारी का बनाकर 1 साल के लिए मेहनत करके दिखा दो। बस 1 साल पूरी ताकत से। कोई 4-5 अटेम्प्ट की डिमांड नहीं कर रहा हूं मैं। 1 साल ताकत से लगा दो, केवल 1 साल। आज की तारीख लिख दो अपने कैलेंडर पर और कह दो कि अगले साल तक सर पूरी ईमानदारी के साथ 1% की बेईमानी नहीं करूंगा। अपने 206 हड्डी और 639 मसल और इस 100 अरब न्यूरॉन की पूरी क्षमताओं का उपयोग करूंगा। 1 साल के बाद जब निकल कर आओगे ना, तो शायद हो सकता है कि बुद्ध से भी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि बुद्ध जिस दौर में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो आज से लगभग हम जान चुके हैं कि 2600-2700 साल पुरानी बातचीत है। कहां गया है विज्ञान आज के दौर में, कहां चीजें चली गई है। उनसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा केवल 1 साल में। पर एक बार ढंग से डूबो तो सही। कब तक बचोगे और कब तक जान बचाना चाहते हो? और क्या करोगे जान बचाकर जब समाज के लोग तुम्हें सही ढंग से जीने नहीं देंगे? तो इतना तो औकात रखो कि 1 साल की ईमानदारी, 60-70 साल की जिंदगी में केवल 1 साल की ईमानदारी की मांग कर रहा हूं। 60 साल की जिंदगी में केवल 1 साल तुम्हें कह रहा हूं कि ईमानदार और मेहनती बन जाइए। कमेंट्स करिएगा, हो सकता है तुम लोगों से। कमेंट्स करिएगा कि हो सकता है कि नहीं 1 साल की ईमानदारी। 59 साल बेईमान रहना, 59 साल करप्ट रहना, 59 साल कुछ काम मत करना, क्या 1 साल कर सकते हो? है औकात? है कि तुम्हारे अंदर जज्बा कि हां सर 1 साल तो मैं दिखा सकता हूं आपको मेरे अंदर की पूरी क्षमताओं को, है मेरे अंदर ऊर्जाएं, मैं आपको दिखाता हूं कि 1 साल में क्या किया जा सकता है। और अगर नहीं हो सकता है ना तो बंद कर दीजिए, देखना वेखना सब बंद कर दीजिए, काम धंधे पर लगिए, कुछ तो GDP बढ़ाने में मदद करिए। अरे अगर 200-250 रुपए दिन भी कमाओगे तो इतनी बड़ी आबादी है ना भारत की कि 3 ट्रिलियन नहीं वो 5 ट्रिलियन में हो जाएंगे हम लोग। तो 1 साल की ताकत लगाइए जरा। इतना तो कर सकते हैं। 1 साल भी ईमानदारी से जिंदगी नहीं गुजार पाए रे, ऊपर वाला पूछेगा कि 60 साल तक वहां रहे, 1 साल नहीं ईमानदारी से काम कर सके तुम, और पृथ्वी पर 60 साल की जिंदगी जीकर आ गए। 1 साल पूरी ताकत से डूब कर उतर जाइए, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सिलेबस पर आ रहा हूं मैं वापस। कल हमने कवर कर लिया था, डेफिनेशन समझा दी थी मैंने, बायोडायवर्सिटी के लेवल बढ़ा दिए थे, मेजरमेंट बता दिया था, बेनिफिट बता दिया था, विलोपन के कारण बता दिए थे। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हॉट स्पॉट, कंजर्वेशन, रेड डाटा बुक और फिर बाकी चीजों को हम देखते चलेंगे। सबसे पहले तो हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। हॉट स्पॉट एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है
क्या है ये कार्यक्रम? एक तरीके से इस पूरी पृथ्वी पर जहां पर भी जैव विविधता मिलती है, जहां पर भी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, साथ ही साथ जहां पर भी जैव विविधता को खतरा होता है, उस जगह पर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पूरे हॉट स्पॉट वाले प्रोग्राम को चलाता है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट मत करिएगा, इसको अंग्रेजी में ही हॉट स्पॉट चलने दीजिएगा। जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं, हॉट स्पॉट की अगर हम बात करें तो हॉट स्पॉट एक स्थान होता है जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। IUCN के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होने के कारण एक हॉट स्पॉट कई देशों में मिल सकता है। एक हॉट स्पॉट कई देशों में मिल सकता है। इसके लिए बस दो बड़े क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है कि वहां पर विदेशों से लाई गई एलियन प्रजातियां नहीं होनी चाहिए, एंडेमिक प्रजातियां होनी चाहिए, स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए। और दूसरा, वहां पर थ्रेटेन, खतरे के संकेत आने चाहिए कि वहां प्रजातियां लुप्त हो रही है। ये दो चीजें जहां पर भी मिल जाती हैं, उस जगह को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का निर्माण किया। जहां पर भी जैव विविधता के संवेदनशील स्थान मिलते हैं उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। ऐसे स्थल जहां पर प्रचुर मात्रा में बायोडायवर्सिटी मिलती है किंतु साथ ही उन पर नष्ट या विलुप्त होने का संकट बना रहता है। किसी भी क्षेत्र को यदि हॉट स्पॉट डिक्लेयर करना है तो क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन वैसे दो है, एंडेमिज्म और खतरा। पर अगर कोई पूछे कि सर थोड़ा आंकड़ों में बताइए कि कितना एंडेमिज्म, तो इधर ध्यान देना, किसी भी जगह पर यदि 1500 प्रजातियां मिलती है, किसकी 1500 प्रजातियां? पादपों की। पादपों की मतलब पेड़ों की। पादप की जगह भी मैं कहना चाहूंगा, पेड़ों की 1500 प्रजातियां अगर कहीं मिल रही है तो वह पहले क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और लगभग 70% वहां पर आवास, जो भी वन्य जीव रहते होंगे उनके 70% आवास खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं। इतना खतरा वहां पर देखा जा रहा है तो उस जगह को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। साधारण विद्यार्थी केवल इतनी सी बात याद रख ले कि इस एंडेमिज्म की शर्त पूरी होनी चाहिए और थ्रेट की शर्त पूरी होनी चाहिए। ये दो शर्तें पूरी अगर हैं तो आप उसे हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। पूरे विश्व भर में कितने हॉट स्पॉट बनाए गए हैं? 36 36 हॉट स्पॉट पूरे विश्व भर में है। यहां मैं आपको एक पॉइंट की ओर इशारा करना चाहूंगा कि इन हॉट स्पॉट में आप देखेंगे कि जो अधिकतर हॉट स्पॉट है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में आपको मिलेंगे। कर्क और मकर रेखा के बीच में अधिकतर हॉट स्पॉट आपको मिल जाएंगे, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो उसका कारण यही है क्योंकि यहां अनुकूल दशाएं है। लेकिन हॉट स्पॉट इसके ऊपर भी है। आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागरीय हॉट स्पॉट भी है, काकेशस वाला हॉट स्पॉट भी है। आप नीचे भी देख सकते हैं, न्यूजीलैंड के पास हॉट स्पॉट है। नीचे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के हॉट स्पॉट जो कि कर्क और मकर रेखा के बाहर भी मिलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हॉट स्पॉट विद्यमान है। टोटल 36 है। भारत के पास कितने हैं? तो भारत के पास 4 हॉट स्पॉट है। एक तो ईस्टर्न हिमालय है, ये वाला क्षेत्र ईस्टर्न हिमालय है। इंडो बर्मा बॉर्डर का क्षेत्र है, ये इंडो बर्मा बॉर्डर का क्षेत्र है। ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला क्षेत्र है। और यहां पर अंडमान निकोबार सुंडा लैंड वाला जो क्षेत्र है। तो भारत के नहीं माने जाएंगे वो 4 स्पॉट, लेकिन जिसमें भारत का कुछ हिस्सा आता है ऐसे भारत के 4 हॉट स्पॉट हैं। 36 हॉट स्पॉट जो डिक्लेयर किए गए थे उसमें आखिरी 36वां जो हॉट स्पॉट है वो फरवरी 2016 में डिक्लेयर किया गया था। नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लान, ये वाला जो उत्तर अमेरिका का कोस्टल प्लान है, ये 36वां हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया था। भारत के हॉट स्पॉट की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में भी आप पूर्वी हिमालय याद रखेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि एक बार हिमालय चल जाएगा या पूर्वी हिमालय चल जाएगा,
लेकिन पश्चिम हिमालय हॉट स्पॉट नहीं है। पश्चिम हिमालय इज नॉट ए हॉट स्पॉट, वेस्टर्न हिमालय इज नॉट ए हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट नहीं है, नहीं है। वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा बॉर्डर, बर्मा मतलब म्यांमार, और सुंडालैंड, सुंडालैंड में अंडमान निकोबार भी आ जाता है। अगर हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय जो पूरा रीजन अगर हम देखेंगे तो तिब्बत वाला रीजन, नेपाल वाला रीजन, भूटान वाला, चाइना वाला और म्यांमार वाला हिमालय रीजन, ये हमारा हिमालय, ईस्टर्न हिमालय रीजन आता है। इंडो बर्मा बॉर्डर में कई सारे कंट्रीज आएंगे, पर भारत का हिस्सा बहुत सारा है, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाला जो इंडिया है, असम को छोड़ दीजिए, अंडमान निकोबार को छोड़ दीजिए। इसके अलावा ये जो इंडो बर्मा हम कह रहे हैं, ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिण चीन तक को कवर करता है। तो ऐसा मत सोचना कि इंडो बर्मा बॉर्डर मतलब भारत और म्यांमार के बीच में हॉट स्पॉट है, जी नहीं, कई सारे देशों के बीच में हॉट स्पॉट है। इस पर सीधा सवाल बन सकता है कि इंडो बर्मा बॉर्डर में कौन सा देश नहीं है, इंडो बर्मा बॉर्डर में कौन से देश शामिल है। तो इंडो बर्मा जो हॉट स्पॉट है उसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दक्षिण चीन है। जो ईस्टर्न हिमालय है उसमें तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार है। फिर सुंडालैंड, सुंडालैंड अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि निकोबार, अंडमान निकोबार के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस है। ये जो सुंडालैंड्स है इसी में हमारा अंडमान निकोबार को भी शामिल किया गया है। चौथा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में भारत और श्रीलंका केवल दो ही कंट्रीज आती हैं। याद रखिएगा कि ईस्टर्न हिमालय विच वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इंक्लूडेड भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न नेपाल। तो एक्चुअली इंडो बर्मा बॉर्डर मतलब साइड वाला एरिया, मैं वो भी दिखा देता हूं आप लोगों को। भारत में ये हिमालय रीजन पर ये वाला क्षेत्र जनरली हॉट स्पॉट के रूप में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये वाला क्षेत्र, फिर इंडो बर्मा बॉर्डर वाला क्षेत्र, ये सुंडालैंड वाला क्षेत्र और ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला क्षेत्र, ये इंडो बर्मा बॉर्डर कहलाता है। इसको कहते हैं इंडो बर्मा बॉर्डर। ये सुंडालैंड कहलाता है, सुंडालैंड। अब सोचो सुंडालैंड में अंडमान निकोबार, ये कहलाता है ईस्टर्न हिमालय और ये कहलाता है वेस्टर्न घाट। इस मैप में भी शायद आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। ये कहलाएगा ईस्टर्न हिमालय वाला क्षेत्र, ईस्टर्न हिमालय वाला क्षेत्र। ये इंडो बर्मा बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इंडो बर्मा बॉर्डर। ये सुंडालैंड वाला क्षेत्र है, ये पूरा सुंडालैंड वाला क्षेत्र होता है। और ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला क्षेत्र है। भारत में मिलने वाले 4 हॉट स्पॉट हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट के नाम आपको पता होने चाहिए। वेस्टर्न हिमालय इज नॉट ए हॉट स्पॉट। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात, भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा बॉर्डर और भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट। वैसे इस दुनिया में 36 हॉट स्पॉट है, लेकिन इन हॉट स्पॉटों में भी सबसे हॉटेस्ट 8 हॉट स्पॉट है। इस 8 में भारत के 2 है, इस 8 में भारत के 2 है। एक है इंडो बर्मा बॉर्डर हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में और दूसरा है सुंडालैंड वाला। तो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट का भी कंसेप्ट याद रखिएगा। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हॉट स्पॉट पूरी तरह से संवेदनशील क्षेत्र, नॉर्मन मायर्स ने शब्द दिया था। 2 कंडीशन होती है, एंडेमिज्म होना चाहिए और थ्रेट होना चाहिए। 36 है विश्व भर में, पर कर्क और मकर रेखा के बीच में अधिकतम है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के बाहर भी मिलते हैं। 2016 में 36वां डिक्लेयर किया गया था। भारत के 4 हॉट स्पॉट आते हैं, चारों में कौन कौन सी कंट्रीज है और साथ ही साथ आपको मैंने मैप के माध्यम से भी दिखाया है। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट, सबसे छोटा हॉट स्पॉट। कुछ यूपीएससी के सवाल देख लेते हैं। कल मैंने स्लोप बताया था आप लोगों को। स्लोप याद करिए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता कम होती है, किसी पर्वत में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम होती है।
मैं कुछ चीजें बता देता हूं। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच में, उसे कहते हैं ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल, और इसे कहते हैं एक तरीके से टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र और फ्रीजिड क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलेगी। कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस। बहुत गरीब है हम लोग, कुछ नहीं आता हमें, तब भी कॉमन सेंस। भाई ध्रुवों में तो मास्टर ने मना किया था, ये उत्तर तो नहीं होगा। शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, काफी ऊंचाई पर मिलते हैं, ऊंचाई में तो जैव विविधता कम होती है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा कौन है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है कर्क और मकर रेखा के बाद वाले। हमें पता है कि अधिकतर बायोडाइवर्सिटी तो वही होगी जहां अनुकूल परिस्थितियां होगी, तो ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में आएगी, सबसे ज्यादा जैव विविधता ट्रॉपिकल रीजन में आएगी। जैव विविधता में परिवर्तन, ये यूपीएससी के सवाल है सारे। यूपीएससी ने पिछले 7-8 वर्षों में जो प्रश्न पूछे हैं उसी को सवाल के रूप में दिखा रहा हूं। बायोडाइवर्सिटी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। देखना यहां भी कॉमन सेंस से उत्तर दे सकता हूं मैं, कॉमन सेंस से बिल्कुल, मतलब केवल एक साधारण सा जीवन गुजारना है, साधारण सा कॉमन सेंस, साधारण सा कॉमन सेंस। पृथ्वी पर एक समान तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी पृथ्वी पर एक जैसे जीव समान रूप में कहीं पर भी मिलते, मरुस्थल में भी मिलते, तो सी तो नहीं होगा। अब ये कह रहा है ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, बात तो एक ही हुई ना भाई। ध्रुवों की तरफ बढ़ने की बात कहो या भूमध्य रेखा की तरफ घटने की बात करो, बात तो एक ही हुई। दो उत्तर तो हो नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर आ गया कि ऑप्शन ए आएगा कि इक्वेटर की तरफ जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ती है। वैसे कल का ही सवाल है, मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती जाएगी। 2010 का प्रश्न है, जैव विविधता, प्रश्न पर गौर करना। बायोडाइवर्सिटी केवल भयानक शब्द है, ये भयानक शब्द है। ऐसे शब्द आ जाए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार। तो पहले तो क्या जैव विविधता केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है, केवल ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है? तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी केवल ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। तो पहला वाला तो पूरी तरह से गलत है। और भारत में बायोडाइवर्सिटी के 4 हॉटस्पॉट है, लेकिन पश्चिमी हिमालय नहीं है, इंडो बर्मा बॉर्डर है, इंडो बर्मा बॉर्डर, इंडो बर्मा बॉर्डर। इसे कई जगह पर हो सकता है कि उत्तर गलत दिया गया हो सकता है कि आपको यहां पर याद रखना है कि दोनों ही चीजें गलत है, दोनों ही चीजें गलत है, मतलब इसमें से कोई नहीं की बात आएगी। ऑप्शन डी इसमें आंसर होना चाहिए। मेरा एक लाल जो बी कह रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न हिमालय नहीं आ सकता, वेस्टर्न हिमालय कभी भी नहीं आएगा। जैसे हॉट स्पॉट का कंसेप्ट है, वैसे समुद्री जैव विविधता के लिए या जलीय जैव विविधता के लिए, समुद्री जैव विविधता के लिए, जलीय जैव विविधता के लिए एक और कंसेप्ट आया है जिसे कहते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट यह जलीय जैव विविधता को संरक्षित करता है। हमारे देश में 2 है हॉट स्पॉट, और वो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का किनारा। ये जितने भी द्वीपीय क्षेत्र में मिलने वाली, तटों पर मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी है, समुद्र में मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी है, ये विश्व के हॉट स्पॉट है। इसे भी IUCN के द्वारा विकसित किया गया है, ब्लू मिशन के तहत। IUCN के द्वारा ब्लू मिशन के तहत इसका शुरुआत की गई थी।
भारत के 2 है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। IUCN ने मिशन ब्लू के तहत इसको स्टार्ट करवाया था। इसके अलावा इसमें कई सारे ओशियन की स्टडी करने वाले संगठन भी है। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी संगठन इसमें आ जाता है, और साथ ही साथ समुद्री क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए संगठन भी इसमें आ जाते हैं। अब बातचीत करते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण 2 जगह हो सकता है, एक तो जहां पर जीव रहता है वहीं पर, या दूसरा वहां पर जहां पर हम उसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू को कहते हैं ऑन साइट, या हिंदी में कहते हैं स्वस्थाने, और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, पर स्थाने। इसे ऑफ साइट भी कहते हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन। देखो सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि मुझे किसी ने धमकी दी और मेरी जान को खतरा है, तो मेरे पास 2 विकल्प है। पहला, मान लीजिए कि मेरा परिचय मोदी जी के साथ है, मैंने मोदी जी से संपर्क किया और कहा कि मुझे जान से मारने का खतरा, मतलब एक तरीके से धमकी दी जा रही है, बताइए मैं क्या करूं। तो मोदी जी ने कहा, आपने हमारे साथ संपर्क किया है, आपको हम जानते हैं, तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, जाओ अपने घर आराम से जीवन यापन करो। मतलब मुझे अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर पर सुरक्षित सारी सुरक्षा मुहैया करा दी। तो मैं अपने ही घर पर सुरक्षित हूं, तो मैं कहलाऊंगा इन सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू का मतलब कि मोदी जी कहे भी नहीं, मुझे तक जो स्पेशल कमांडर होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, आप मेरे यहां पर आकर रहो तो कोई कुछ नहीं करेगा, तो मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, तो इसे कहेंगे आप एक्स सीटू कंजर्वेशन। जब जीवों को, वनस्पतियों को, वन्य जीवों को उनके ही आवास में सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वो इन सीटू कहलाता है। और उनको यदि हम वहां सुरक्षा न देकर उन्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर आए जहां पर आर्टिफिशियल रूप में हम उन्हें सुरक्षित कर सके, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। यहां याद रखिएगा, आरक्षण और संरक्षण, पहले ये शब्द भी मैं समझा दूं आप लोगों को। रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, याद रखना, आरक्षण का मतलब केवल एक वरीयता की बात है, प्रायोरिटी की बात है, लेकिन संरक्षण का मतलब है सुरक्षा की बात है। सुरक्षा के साथ साथ जीवन की बातचीत है, जहां जीवन के लिए विकास के सभी आयामों की बातचीत आएगी, तो ये ज्यादा इंटेंसिव होता है संरक्षण। आरक्षण केवल प्रायोरिटी की बात है, वरीयता देने की बात है, पहली प्राथमिकता देने की बात है। तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स सीटू और इन सीटू। इन सीटू का मतलब संकटग्रस्त जातियों को उसी स्थान पर संरक्षण करना जहां वो प्राकृतिक रूप से रहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेन स्पीशीज, कास्ट नहीं कहेंगे हम इसे, थ्रेटेन स्पीशीज एट द प्लेस वेयर दे आर नेचुरली रेसिडिंग। और संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक स्थान से शिफ्ट कर अन्य स्थान पर लाकर संरक्षण किया जाए तो उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ अंतर है। एक तो परिभाषा में अंतर है एक्स सीटू और इन सीटू में, जहां पर प्रजाति को अपने ही आवास में संरक्षण मिल जाए, जहां पर प्रजाति को किसी दूसरी कृत्रिम जगह पर संरक्षण दिया जाए। लोकेशन इन द नेचुरल हैबिटेट और डन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सीटू कंजर्वेशन, पॉपुलेशन रिमेन विद इन द इकोसिस्टम इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब यहाँ सामान्य रूप से वो अपना जीवन पूरा करते हैं, यहाँ कृत्रिम रूप से उनके जीवन को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसमें कई सारी मेथड्स हैं, हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी मेथड हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज। हम देखेंगे कि ये क्या होता है।
और एक C2 कंजर्वेशन में आते हैं सीड बैंक। एक बैंक बनाकर रखी हुई है जहां पौधों के बीज हमने जमा करके रखे हैं, ठंडे लो टेम्परेचर पर, काफी निम्न तापमान पर उन्हें रखा गया है। या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन, पौधों को या उनके टिश्यू को बहुत निम्न तापमान पर रखा जाए। जीन बैंक भी काफी बेहतर विकल्प होता है जहां पर उसके जीनोम को, उसके गुणसूत्रों को, उसके मतलब फीमेल गैमिट्स को या मेल गैमिट्स को, जाइगोट को हम संरक्षित कर लेते हैं। फिर यहाँ पर होम गार्डन, कि अपने घरों में उन पेड़ पौधों को उगाना शुरू करते जो विलुप्त होने वाले होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं आर्बोरेटा। आर्बोरेटा कोई नई चीज नहीं होती, गार्डन ही है वो, पर उसमें गार्डन में बड़े बड़े पेड़ हैं। बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन सुनने में ऐसा लगता होगा कि अच्छे अच्छे किस्म के फूल होते होंगे, यहाँ पर तो नहीं। बोटनिकल गार्डन में उन पेड़ पौधों को उगाया जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर है। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जंतुओं को जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। और एक्वेरिया भी, आजकल मछलियों की भी कई सारी प्रजातियां विलुप्त होने वाली है, तो उनके लिए भी संरक्षण के केंद्र बनाए जा रहे हैं। ये एक C2 कंजर्वेशन के उदाहरण है। 2011 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि कौन इन C2 पद्धति नहीं है, कौन इन C2 कंजर्वेशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा लाल होगा जो थोड़ा सा भी दिमाग से काम करता हो, जिसके मस्तिष्क की तंत्रिका एक कार्यशील हो, इसका उत्तर ना निकाल सके कि कौन सा इन C2 कंजर्वेशन नहीं है, कौन सा इन C2 के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता। Which one is not in C2 conservation? तो इन C2 कंजर्वेशन, बिल्कुल इसमें आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। बोटनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन, ये बायोस्फीयर रिजर्व इन C2 कंजर्वेशन है। नेशनल पार्क इन C2 कंजर्वेशन है। सेंचुरीज इन C2 कंजर्वेशन है। ये एक C2 कंजर्वेशन है। अभी हमने देखा एक C2 कंजर्वेशन के रूप में बोटनिकल गार्डन। मैंने अभी आपको बताया कि आर्बोरेटा भी बोटनिकल गार्डन के जैसा होता है, पर बोटनिकल गार्डन में कोई अच्छे अच्छे फूल नहीं होते, बल्कि संरक्षण के लिए पौधों को उगाया जाता है। आइए सबसे पहले इन C2 कंजर्वेशन में चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि एक C2 कंजर्वेशन में जीन बैंक होते हैं, सीड बैंक होते हैं, वो केवल नाम ही याद रख लीजिए, बाकी उनकी कोई मेथड हमें समझनी नहीं होती है। बट इन C2 कंजर्वेशन में हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखनी है, वन्य जीव अभयारण्य देखने हैं, नेशनल पार्क देखने हैं कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, फिर बायोस्फीयर रिजर्व पर आएंगे। तो सबसे पहले तो वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर हम बातचीत कर रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बताने जा रहा हूं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क उससे जनरली बड़े होते हैं। जनरली, जरूरी नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और राज्य सरकार उनका मैनेजमेंट करती है, पूरा प्रबंधन करती है। नेशनल पार्क में राज्य सरकार अनुशंसा करती है और केंद्र सरकार उसको मान्यता देती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मनुष्य के थोड़ी बहुत एक्टिविटी की अनुमति होती है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सूखी लकड़ी आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने गाय बैल या पशुओं को चराने के लिए ले जा सकते हैं, शहद का मतलब मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, रेशम कीट पालन किया जा सकता है। नेशनल पार्क में ऐसी कोई अनुमति नहीं है, केवल टूरिज्म की अनुमति होती है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में मनुष्य के कोई भी गतिविधियां अनुमति नहीं है सिवाय टूरिज्म के, वो भी कुछ लिमिटेड एरिया में। कोर क्षेत्र में नेशनल पार्क में कोई नहीं जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर हम बात करें तो किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए बनाई जा सकती है, जैसे पक्षी अभयारण्य आप सुन सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के लिए उस सेंचुरी का निर्माण किया गया हो। लेकिन जो नेशनल पार्क बनते हैं वो किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए नहीं, वो पूरे इकोसिस्टम के लिए बनाया जाता है। तो ये अंतर भी याद रखिएगा, सामान्यतः किताबों में शायद ना मिले। इसका जो निर्माण किया जाता है, हमारे देश का कानून है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को,
1972 में आप लोगों को पता होगा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन में सभी विश्व के देश सम्मिलित होकर पर्यावरण के लिए कामकाज शुरू कर चुके थे। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। तो उसी के बाद जब भारत की सरकार को वन्य जीव अभयारण्य के भारत सरकार को लगा कि उसने भी पर्यावरण पर कदम उठाने चाहिए, तो उन्होंने एक कानून लाया था और उस कानून का नाम ही था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। इस 1972 कानून के तहत अलग अलग कैटेगरी बनाई गई वन्य जीवों की कि किसका शिकार किया जा सकता है, किनका शिकार नहीं किया जा सकता। तो राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किस कानून के तहत? 1972 कानून के तहत किसी एक जंतु या पादप प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए इसको विकसित किया जाता है। एक प्रजाति के लिए भी इसको विकसित किया जा सकता है। कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति है। आप इसमें सूखी लकड़ी चुन सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं। किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाने से पहले राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करनी होती है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति लेनी होती है। याद रखना, कोई भी राज्य सरकार डायरेक्टली निर्णय नहीं लेती कि यह सेंचुरी बन गई। किसी भी जगह को वन्य जीव अभयारण्य डिक्लेयर करना हो या नेशनल पार्क, उसे अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है हमारे देश में बना हुआ। राज्य सरकार को उनसे जब अनुशंसा मिलती है तो वह डिक्लेयर कर देते हैं किसी भी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ के रूप में। भारत में कितनी है? 566। कब का आंकड़ा है ये? नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस दिसंबर 2021 का आंकड़ा है। अब 4 महीने के बाद अगर क्लास देखोगे तो ये कमेंट्स मत कर देना कि सर आपने 566 कहा है लेकिन अब तो मैंने देखा 570 हो गए हैं। तो ऑब्वियसली भाई 4 महीनों के बाद हो सकता है नंबर बढ़ जाए या उतना ही रहे। तो मुझे श्रद्धांजलि मत देना, थोड़ा सा दिमाग और खोपड़ी के अंदर की तंत्रिकाएं यूज करना कि समय बीत गया है वीडियो को तो शायद अब चीजें बदल गई होगी। तो 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है और इस पूरे सेंचुरीज का अगर टोटल एरिया आप देखोगे तो 1,22,420 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। लगभग पूरे भारत का 3.72% एरिया हमारे देश में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। वन्य जीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। नंबर पर ध्यान देना, ये गरीब लोग जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ये गरीब लोग आंकड़े पूछेंगे तुमसे। तो आंकड़े याद रखना, ये जोड़ियां पूछने में बड़े माहिर हैं। पूछेंगे भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य का संख्या पता होने के बाद उसके अंदर बहुत बड़ी बुद्धिजीविता आ जाएगी। तो वो पीसीएस के गरीब लोगों के लिए आंकड़े याद रखना। एरिया भी पूछ सकते हैं कि कुल कितना एरिया वन्य जीव अभयारण्य के तहत संरक्षित है। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य से थोड़े से बड़े होते हैं। नेशनल लेवल की बातचीत होती है। यहां पर थोड़ी सी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, केंद्र सरकार पूरी मदद करती है। साथ ही साथ यहां पर किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है सिवाय पर्यटन को छोड़कर। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूं, शायद मैंने इसके पहले भी कई बार बताया था। एक्चुअल में 2011-12 में कुछ पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और वो कहने लगे कि मानव के पर्यटन के कारण नेशनल पार्क के जीव जंतु खतरे में हैं, क्योंकि मनुष्य पर्यटन करने जाता है और उनको अपना सामान्य जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते वह वन्य जीव, और उनकी जिंदगी कई तरीके से डिस्टर्ब होती है। तो इस पूरे टूरिज्म वाले कार्यक्रम को बंद कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने बंद कर दिया कि भाई टूरिज्म बंद करिए, कोई भी टूरिज्म नहीं होगा नेशनल पार्क में। पर 1-1.5 साल के बाद फिर से कुछ पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि महोदय टूरिज्म शुरू करिए। हमने कहा भाई अब क्या हो गया? उन्होंने कहा कि टूरिज्म बंद करने के कारण जो नेशनल पार्क के आसपास रहने वाली जनसंख्या थी, उनके भोजन और उनके रोजगार का सवाल खड़ा हो गया है। उनके पास रोजगार नहीं है तो वे लोग वन्य जीवों का शिकार करके उनकी तस्करी कर रहे हैं। पहले तो ही
वह रोजगार प्राप्त कर लेते थे, लोग घूमने आते थे, तो वहाँ टूरिज्म के कारण उनको रोजी रोटी मिल जाती थी। लेकिन अब वो बंद हो गया है, तो तस्करी बढ़ गई है, इसलिए आप टूरिज्म वापस शुरू करिए। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि नेशनल पार्क के 2 रीजन बनाए जाएंगे, एक कोर जोन बनाया जाएगा और एक बफर जोन बनाया जाएगा। कोर जोन में कोई टूरिज्म नहीं होगा, कोई भी मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बफर जोन में टूरिज्म की अनुमति है, केवल टूरिज्म की अनुमति है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई अनुमति यहां पर नहीं होती है। National park is a piece of land set aside by the government for environmental preservation and recreation purposes. भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर ही इसका निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क में पशु पक्षियों का शिकार करना, पकड़ना, मछली मारने पर भी प्रतिबंध है। किसी भी जंगली जानवर के प्राकृतिक आवास को नष्ट करने पर प्रतिबंध है। हथियारों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है। पशुचारण पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं को बदला नहीं जा सकता, और बदलना है तो उसके लिए पूरी तरह से अनुमति लेनी होती है। नेशनल पार्क एक्टिविटीज आर बैन। सभी प्रकार का हंटिंग, कैचिंग, स्टीलिंग, पोचिंग सब प्रकार के बैन होते, केवल एक टूरिज्म की बातचीत हो सकती है। अब भारत में कितने हैं तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस दिसंबर 2021 इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो 104 ही मिलेगा, लेकिन आप लोग अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो 105वां बनाया गया है। लेटेस्ट 105 हो चुके हैं अब। तो लेटेस्ट डाटा की यदि मैं आप लोगों से बातचीत करूं तो भारत के पास अब कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 105 नेशनल पार्क हो चुके हैं। कुल 40,564 वर्ग किलोमीटर एरिया। पूरे भारत का 1.33% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित है। तो भारत का 1.33% ज्योग्राफिकल एरिया में नेशनल पार्क मिलते हैं, कुल 105 हैं। कुछ फैक्ट पर आ जाते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेमिस। शायद अब ये लद्दाख में आ गया है, हेमिस लद्दाख में आ गया है सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंडमान निकोबार में है साउथ बटन आइलैंड जो है वो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। हेमिस सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है साउथ बटन। ये अंडमान निकोबार में है और ये लद्दाख में है। जो 2021 में नया नेशनल पार्क बनाया गया है वो है असम का दिहिंग पटकाई और रेमोना। ये असम में ही है दोनों, दिहिंग पटकाई और रेमोना, ये नाम ही है इसका। ये लेटेस्ट वाला है जो 105वें नंबर का नेशनल पार्क है, दिहिंग पटकाई। मैक्सिमम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में कुल 10 नेशनल पार्क मिलते हैं। तो फास्ट एंड फिंगर के रूप में सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड, सबसे नया नेशनल पार्क दिहिंग पटकाई और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का सबसे ओल्डेस्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आइए कुछ नेशनल पार्क के बारे में भी देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं, बड़े फेमस है। सबसे पहला है कांजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर है भाई कांजीरंगा नेशनल पार्क? असम में है। किन नदियों के बीच में? तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ डिप होलू नदी भी यहां से बहती है। इस नेशनल पार्क से डिप होलू नदी भी बहती है। 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया कि भाई इसके टाइगरों को संरक्षित करना है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी इसको माना गया है।
तो कांजीरंगा असम में मिलता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र और डिफोलू नदी यहां से बहती है। 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, 85 में इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, 2007 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक वैश्विक एनजीओ है, उसने इसको एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया हुआ है। इसमें राइनो मिलता है, एक सींग वाला गेंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंसा मिलता है। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे कांजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। असम के ही पोबीतोरा अभयारण्य में विश्व में एक सींग वाले गेंडों का सर्वाधिक घनत्व है। तो नेशनल पार्क के अंदर हो सकता है 2 या 3 सेंचुरीज भी मिल जाए। मतलब सोचिए कि एक नेशनल पार्क का एरिया है, तो इसमें इतना एरिया एक सेंचुरी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभयारण्य है। तो यहां पर एक अभयारण्य है, उसका नाम है पोबीतोरा अभयारण्य, इसी में पोबीतोरा। भारत में जिम कार्बी नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क के बाद तीसरा सबसे अधिक टाइगर यहां पर मिलते हैं। 2020 में कांजीरंगा देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सैटेलाइट फोन का प्रयोग किया गया। करंट अफेयर का पॉइंट है, कांजीरंगा नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है जहां सैटेलाइट फोन उपयोग किए जा रहे हैं वन्य जीवों को एक तरीके से संरक्षित करने के लिए। दूसरा है कैबुल लामजाओ या किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काफी फेमस है। इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं, दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क है और मणिपुर के लोकटक झील में है, विश्व का सबसे लंबा और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। यहाँ फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त बड़े खूबसूरत स्वेप मिलते हैं, जैव विविधता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर संगाई हिरन डांसिंग हिरन कहते हैं, यह संगाई हिरन डांस करने के लिए प्रसिद्ध है। संगाई मणिपुर का राज्य पशु भी है। आप देख सकते हैं कि ये जो गोले बने हुए हैं ये यही कहलाते हैं वो फ्लोटिंग वाला स्वेप। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप देख सकते हैं, यहाँ पर रहने का स्थान है, कई लोग इसी में आवास भी करते हैं। बुमडिस कहते हैं इसको, बुमडिस कहा जाता है। तो ये भी काफी फेमस है। यूपीएससी ने देखिए सवाल कैसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहां पर फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुपस्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच बायोडाइवर्सिटी? भीतरकनिका, कैबुल लामजाओ, केवलादेव, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मुझे लगता है बड़े आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आंसर आना चाहिए था मणिपुर में, और यहां पर संगाई हिरन भी मिलता है। हाल ही में असम सरकार ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया है। असम सरकार ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया है। करंट का मुद्दा है, तो याद रखना राजीव गांधी नेशनल पार्क की जगह यूपीएससी अब आपसे पूछ सकते हैं कि ओरांग नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो असम में है। यह निर्णय आदिवासी समुदायों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया। 1992 से पूर्व इसका नाम ओरांग वन्यजीव अभयारण्य था, जिसे तत्कालीन राज्य सरकार ने बदलकर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया था। तो अब वो ओरांग नेशनल पार्क, पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर उसका नाम राजीव गांधी कर दिया गया, अब उसका नाम वापस ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। ओरांग नेशनल पार्क, इसे मिनी कांजीरंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर भी एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं, मिनी कांजीरंगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर है। 1985 में पहले वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया, 1999 में नेशनल पार्क और 2016 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देखो, टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है जहां बाघों को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।
तो ये ओरांग नेशनल पार्क याद रखना, थोड़ा करंट में था। फूलों की घाटी, ये बड़ी फेमस है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए समशीतोष्ण अल्पाइन जोन में पूरी तरह स्थित है। पूरी तरह से टेम्परेट रीजन में मिलने वाला नेशनल पार्क कहलाता है, टेम्परेट रीजन में। फिर है मानस नेशनल पार्क, मानस नदी के तट पर असम में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेओरा घाटी अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, नेओरा घाटी नेशनल पार्क, नेओरा घाटी नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। और यह भी नेओरा घाटी नेशनल पार्क भी टेम्परेट रीजन में है, टेम्परेट रीजन में। नामदफा नेशनल पार्क भारत और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, स्टार लगाइएगा, नामदफा नेशनल पार्क भारत और म्यांमार की सीमा पर मिश्मी और पटकाई बूम पर्वतमाला के बीच में विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जहां बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां मिलती है। मतलब बाघ भी मिलते हैं, तेंदुए भी मिलते हैं, हिम तेंदुए भी मिलते हैं, और धूमिल का मतलब क्लाउडेट, जिस पर जो स्पॉट होते हैं ना वो बादल जैसे लगते हैं, तो क्लाउडेट लियोपार्ड, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ, चारों प्रकार के जीव यहां पर मिलते हैं। नामदफा नेशनल पार्क विश्व का सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षावन नामदफा नेशनल पार्क है। बढ़ती ऊंचाई के साथ उपोष्ण कटिबंध चौड़ी पत्ती वाले चिड़ के जंगल, समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में और अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन घास के मैदान में परिवर्तित। तो काफी ज्यादा विविधता है, चौड़ी पत्ती वाले वनों के साथ साथ अल्पाइन वन भी है इसी में, और घास के मैदान भी है। जरा देखिएगा यूपीएससी ने सवाल कैसा पूछा था 2015 में। निम्नलिखित नेशनल पार्क में किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, उपोष्ण से शीतोष्ण और शीतोष्ण से आर्कटिक तक मिलती है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कोई ऐसा होगा जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगा, और ऐसा कोई नेशनल पार्क जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर। आइए जरा देखते चलते क्या क्या हो सकता है। अब जो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा तो इतनी ऊंचाई है पर है कि वहां उष्ण कटिबंध वाली चीज मिल ही नहीं सकती है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये काफी ज्यादा ऊपर मिलेगा, तो ऑब्वियसली नंदा देवी नेशनल पार्क में भी उष्ण कटिबंधी वाली जलवायु नहीं मिलेगी। तो अब बच गया 2 ही, नेओरा वैली नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क। अब नामदफा नेशनल पार्क इसलिए आंसर होना चाहिए क्योंकि वहां पर शीतोष्ण की भी बातचीत है और आर्कटिक की भी बातचीत है, नीचे से लेकर ऊपर तक डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। तो नामदफा नेशनल पार्क, फिर से रिपीट कर रहे हैं, भारत और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मिश्मी और पटकाई बूम की पहाड़ियों के बीच में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां मिलती है, और यहां पर सदाबहार वर्षा वन के साथ साथ लगभग सभी प्रकार के जलवायु मिलती है। और 2015 में यूपीएससी ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक सवाल पूछ लिया था। जरा कमेंट्स करना, मैं देखो कितने लोगों को पता है कुछ चीजें। नेओरा वैली नेशनल पार्क कहां पर है? नेओरा वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड, नेओरा वैली नेशनल पार्क कहां पर है? नेओरा वैली, देखिए कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। बढ़िया, पश्चिम बंगाल, कुछ लोग बता पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल, नेओरा वैली, नेओरा वैली, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में आता है? शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में, शीतोष्ण पूरी तरह से अल्पाइन कटिबंध मतलब काफी ऊंचाई पर मिलता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि नामदफा तो सब कुछ मिलता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। मानस असम वाला क्षेत्र, नेओरा घाटी नेशनल पार्क, अभी हमारी बातचीत हुई, पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी नहीं रहेगा।
तो एक ही बच गया उत्तराखंड। उत्तराखंड नंदा देवी के पास फूलों की घाटी, बहुत ही ज्यादा न्यून तापमान पर मिलेगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो नेओरा वैली वेस्ट बंगाल में। आप केवल लोकेशन को आइडिया लगाकर भी शीतोष्ण निकाल सकते थे कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मिलने वाला। फिर यूपीएससी ने इस तरीके के जोड़ी बनाने के सवाल भी पूछे थे कि राष्ट्रीय उद्यान और वहां से बहने वाली नदी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली जो है ये केरल में मिलता है, काफी ज्यादा घना सदाबहार वन है। और पेरियार नदी यहां पर आती है, पेरियार वाला जो क्षेत्र है वो आता है। आंसर यदि हम बात करें तो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि यहां पेरियार की बात आएगी। यहां पर अभी हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र और साथ ही साथ एक और नदी का नाम लिया था। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गंगा नहीं आती, जिम कार्बेट में राम गंगा और कोसी नदी। और कांजीरंगा नेशनल पार्क में राम गंगा आएगी, कोसी नदी नहीं, काली नदी हो सकती है, राम गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी साइलेंट वैली में भवानी नदी, कावेरी की सहायक नदी भवानी, और वहां पेरियार भी मिलती है, पेरियार। पर भवानी नदी मुख्य रूप से साइलेंट वैली से बहती है। अब बातचीत करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम देखेंगे कल, एक क्लास और लगेगी मतलब बायोडाइवर्सिटी पर। और थोड़ा ऑनेस्टली चीज़ों को कवर करिए। मैंने आपसे वादा किया है कि 10 से 11 10 क्लासेस में पहले हम ट्राई करेंगे, 11 या 12 भी हो गई तो घबराना नहीं। लेकिन इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत पर्याप्त रूप से सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। अभी 9 बजे मैंने क्लास रखी है। कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज और कॉल के बाद कई सारे विद्यार्थी कर रहे हैं कि सर अभी हमारा इस बार का पेपर हमने देखा मेंस का, तो मुझे लग रहा है कि कुछ नई रणनीति बनानी चाहिए। तो मैंने स्पेशल क्लास रखी है 9 बजे अभी अनअकैडमी ऐप पर। टाइटल ही रखा हुआ है, डोंट चेंज द स्ट्रैटेजी फॉर 2022। सभी लोग आमंत्रित हैं। अभी ऐप डाउनलोड कर लेना। 9 बजे की क्लास है, रणनीति को बदलना नहीं है। तो 2022 वाले विद्यार्थी अभी 9 बजे हमें मिलेंगे ऐप पर, जिसमें आप रणनीति को बदलने की बात जो भी आपके दिमाग में वो निकाल देनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और पीडीएफ की जगह खुद से ही देखते चलिए।